जून 2025 को उस महीने के तौर पर याद किया जाएगा जब ईरान और इजरायल के बीच लंबे समय से चला आ रहा तनाव खुलकर एक सीधी लड़ाई में बदल गया। 13 जून को दुनिया ने बहुत ध्यान से देखा जब इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन नाम का एक बड़ा हवाई हमला शुरू किया। ये कोई छोटा हमला नहीं था। ये एक बहुत सोच समझकर और बड़े पैमाने पर किया गया ऑपरेशन था जिसका निशाना ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर का दिल था। इसका घोषित लक्ष्य उस चीज को खत्म करना था जिसे इजरायल एक बड़ा खतरा मानता था, ईरान का बढ़ता न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसकी एडवांस मिसाइल क्षमताएं। यह बहुत तेजी से सटीक और विनाशकारी था जो एक ऐसी शैडो वॉर में एक बड़े बदलाव का संकेत दे रहा था जो दशकों से प्रॉक्सी साइबर अटैक और गुप्त हत्याओं के जरिए लड़ी जा रही थी। दुनिया यह सोचने पर मजबूर हो गई कि ईरान जवाब देगा या नहीं, बल्कि कैसे और कब देगा। 1:04 ऑपरेशन राइजिंग लाइन का स्केल सच कहूं तो बेमिसाल था। इजरायली फाइटर जेट्स जिनमें कथित तौर पर एडवांस F-35S शामिल थे, ईरान के हवाई क्षेत्र में गहरे तक घुस गए और इतने अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ टारगेट पर हमला किया जिससे उनकी महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी साफ दिखती थी। ये हमले किसी एक जगह तक सीमित नहीं थे, बल्कि पूरे देश में फैले हुए थे, जिसमें सेंसिटिव न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स और मिलिट्री कमांड सेंटर शामिल थे। इंसानों पर इसका असर तुरंत और गंभीर हुआ। ईरान से शुरुआती रिपोर्ट, हालांकि उन्हें स्वतंत्र रूप से वेरीफाई करना मुश्किल था, दावा करती थी कि 400 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें कई है रैंकिंग मिलिट्री कमांडर और देश के स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के लिए जरूरी साइंटिस्ट शामिल थे। घायलों की संख्या 1200 से ज्यादा बताई गई थी, जिससे लोकल हॉस्पिटल और इमरजेंसी सर्विसेज पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ गया था। सीधे नुकसान के अलावा इसका मकसद ईरान की स्ट्रेटेजिक एसेट को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना था। गैस प्लांट जो ईरान के एनर्जी सेक्टर और के लिए बहुत जरूरी है, वे भी टारगेट में थे। इस कदम से पता चला कि इजराइल की स्ट्रेटेजी सिर्फ मिलिट्री नहीं थी बल्कि इकोनॉमिक भी थी, जिसे कई तरफ से ईरानी शासन पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालने के लिए डिजाइन किया गया था। इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक टीवी पर दिए गए भाषण में इस ऑन को एक डिफेंसिव जरूरत बताया। उन्होंने सीधे ईरानी लोगों से अपील की और उनसे एक ऐसी सरकार के खिलाफ उठने का आग्रह किया जो उनके शब्दों में उन्हें एक विनाशकारी युद्ध की ओर ले जा रही थी। हालांकि ऐसी अपीलों का अक्सर उल्टा असर होता है, जिससे लोग एक विदेशी हमलावर के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं और शासक वर्ग का संकल्प और मजबूत हो जाता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने खतरे के साथ प्रतिक्रिया दी। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने तुरंत शांति बनाए रखने की अपील की और एक संभावित पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध के अकल्पनीय परिणामों की चेतावनी दी। G7 और यूरोपीय संघ सहित दुनिया की बड़ी ताकतें डिप्लोमेटिक चैनल खोलने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन शुरुआती कार्रवाइयों ने पहले ही खतरनाक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी थी। इन हमलों ने मिडिल ईस्ट में शांति की कमजोरी को उजागर किया और दिखाया कि कैसे एक लंबे समय से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता इतनी तेजी से सीधे मिलिट्री टकराव में बदल सकती है। दुनिया अब तेहरान के जरूरी जवाब का इंतजार कर रही थी, यह जानते हुए कि अगला कदम पूरे क्षेत्र को और शायद दुनिया को एक गहरे संकट में धकेल सकता है। चिंगारी जल गई थी और आग फैलने लगी थी। ऑपरेशन राइजिंग लाइन का ईरान का जवाब आने में देर नहीं लगी। ये उसकी मिलिट्री क्षमताओं का एक दमदार और चुनौती भरा प्रदर्शन था, जिसका मकसद यह दिखाना था कि उस पर बिना किसी परिणाम के हमला नहीं किया जा सकता। इजरायली हवाई हमलों के कुछ ही दिनों के भीतर इजरायल के ऊपर के आसमान में ईरान के इलाके से लॉन्च की गई 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों और हमलावर ड्रोनों के झुंड की आग की लकीरें दिखाई दे रही थीं। यह एक सीधा राज्य से राज्य का जवाबी हमला था, जो ईरान के हिजबुल्लाह या हौथी जैसे क्षेत्रीय प्रॉक्सी पर उसके सामान्य भरोसे से बहुत अलग था। संदेश साफ था, यह ईरान और इजरायल के बीच की लड़ाई थी और ईरान सीधे इसमें शामिल होने को तैयार था, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट के लिए दाव एक खतरनाक नए स्तर पर पहुंच गए थे। ईरानी हमले के निशाने इजरायल के बड़े शहर और आबादी वाले इलाके थे, जो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक थे। दोनों तरह का नुकसान पहुंचाने की साफ कोशिश थी। तेल हबीब, यरूशलेम और पेटर टिकवा में हवाई हमले के सायरन बज उठे क्योंकि इजरायली नागरिक बम शेल्टर की ओर भागे। इजरायल का मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें मशहूर आयरन डोम और डेविड स्प्लिंग शामिल थे, तुरंत एक्टिवेट हो गया।
हालांकि इजरायली अधिकारियों ने ऊंची इंटरसेप्ट रेट का दावा किया, लेकिन आने वाले प्रोजेक्टाइल की भारी संख्या का मतलब था कि कुछ तो जरूर पार हो गए। इन हमलों ने आम इजरायलियों की सुरक्षा की भावना को तोड़ दिया, जिससे दशकों में पहली बार संघर्ष की हकीकत सीधे उनके दरवाजे पर आ गई। रात का आसमान, जो आमतौर पर सितारों का कैनवास होता था, विस्फोटों और इंटरसेप्ट ट्रेल्स का एक भयानक नजारा बन गया। नुकसान हालांकि ईरान जितना चाहता था उतना व्यापक नहीं था, फिर भी महत्वपूर्ण था। हमलों की शुरुआती लहर में कम से कम 21 नागरिक के मारे जाने की खबर थी और लगभग 300 से ज्यादा घायल हुए थे। इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ और इजरायली इकोनॉमी क्षण भर के लिए रुक गई, क्योंकि बिजनेस बंद हो गए और रोजमर्रा की जिंदगी ठहर गई। इन हमलों को ईरान की मिसाइल शस्त्रागार की पहुंच और सटीकता दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था, एक ऐसी क्षमता जिसे उसने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और दबाव के बावजूद दशकों से विकसित किया है। इजरायली जमीन पर गिरी हर मिसाइल एक राजनीतिक बयान थी। घर और विदेश दोनों जगह दर्शकों के लिए प्रचार का एक टुकड़ा, यह संकेत देते हुए कि इस्लामिक रिपब्लिक को दबाया नहीं जाएगा। इस सीधे जवाबी कार्रवाई ने एक मोड़ ला दिया। सालों से संघर्ष एक शैडो वॉर था, लेकिन अब यह खुलकर सामने आ गया था। ईरानी नेतृत्व ने जवाबी हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आत्मरक्षा का एक वैध और आवश्यक कार्य बताया। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि यह इजरायली आक्रामकता का एक कैलिब्रेटेड जवाब था, लेकिन यह भी चेतावनी दी कि इजरायल के किसी भी और हमले का और भी जोरदार जवाब दिया जाएगा। इस बदले की कार्रवाई ने एक भयानक फीडबैक बनाया, जहां हर पक्ष को दूसरे के कार्यों का ज्यादा बल के साथ जवाब देने के लिए मजबूर महसूस हुआ, जिससे क्षेत्र एक पूर्ण विनाशकारी युद्ध के कगार पर पहुंच गया, जिससे कोई भी वास्तव में जीत नहीं सकता था। ईरान इजरायल का झगड़ा मिलिट्री युद्ध के मैदान से तेजी से ग्लोबल इकोनॉमिक अखाड़े में फैल गया, जिसमें एनर्जी मार्केट एक मुख्य मोर्चा बन गए। जब इजरायली जेट्स ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के दौरान ईरानी गैस प्लांटों को निशाना बनाया, तो यह एक साफ संकेत था कि यह युद्ध संसाधनों के लिए भी लड़ा जाएगा। ईरान ने बदले में ओनियल पाइपलाइनों सहित एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी की जीवन रेखा पर सीधा खतरा पैदा हो गया। इसके असर तुरंत महसूस किए गए। ब्रेंट क्रूड ओनियल, जो इंटरनेशनल बेंचमार्क है, की कीमत में तुरंत बाद 5.5% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई, जिससे टोक्यो से न्यूयॉर्क तक के फाइनेंशियल मार्केट में घबराहट फैल गई। स्ट्रेट ऑन का रणनीति महत्व एक शंकरा जलमाल, जिससे दुनिया की तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है, एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। ईरान और यमन में उसके हौथी सहयोगी दोनों इस महत्वपूर्ण चौक पॉइंट को धमकी देने की स्थिति में होने के कारण ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी का जोखिम बहुत बढ़ गया। सिर्फ व्यवधान के खतरे से ही घबराहट पैदा करने के लिए काफी था। शिपिंग कंपनियों ने अपने टैंकरों का रास्ता बदलना या बहुत ज्यादा बीमा प्रीमियम का भुगतान करना शुरू कर दिया, जिसकी लागत आखिरकार दुनिया भर के उपभोक्ताओं पर पड़ेगी। भारत और कई यूरोपीय देशों जैसे तेल आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर देशों के लिए इस संघर्ष ने एक गंभीर आर्थिक चुनौती पेश की, जिससे इन्फ्लेशन को बढ़ावा मिलने और आर्थिक विकास धीमा होने का खतरा पैदा हो गया। यह एनर्जी वॉर 8:45 दोनों पक्षों द्वारा एक सोच समझी स्ट्रेटेजी थी। इजरायल के लिए ईरान के तेल और गैस सेक्टर को नुकसान पहुंचाना, उसकी इकोनॉमी को पंगु बनाने और उसकी मिलिट्री और न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ साथ पूरे क्षेत्र में प्रॉक्सी समूहों के लिए उपलब्ध धन को सीमित करने का एक तरीका था। ईरान के लिए ग्लोबल तेल आपूर्ति को धमकी देना उसके प्रभाव का सबसे शक्तिशाली साधन था। यह न केवल इजरायल पर बल्कि उसके सहयोगियों पर, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी शक्तियां पर दर्द पहुंचाने का एक तरीका था। एनर्जी मार्केट में अस्थिरता पैदा करके ईरान डिप्लोमैटिक प्रेशर डाल सकता था और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हस्तक्षेप करने और इजरायल को रोकने के लिए मजबूर कर सकता था, जिससे संघर्ष को अपने लिए ज्यादा अनुकूल शर्तों पर शांत करने की उम्मीद थी। आर्थिक गिरावट पेट्रोल की कीमतों से कहीं ज्यादा थी। शेयर बाजार गिर गए क्योंकि निवेशकों ने सरकारी बांड और सोने की सुरक्षा में भाग लिया। एनर्जी पर बहुत ज्यादा निर्भर उद्योग जैसे मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ते ऑपरेशन लागतों का सामना कर रहे थे, जिससे नौकरियों का नुकसान और एक व्यापक आर्थिक मंदी हो सकती थी। इस संघर्ष ने इस बात की एक साफ याद दिलाई
कि आधुनिक दुनिया कितनी आपस में जुड़ी हुई है और मिडिल ईस्ट में एक क्षेत्रीय संघर्ष हजारों मील दूर के लोगों की जेब पर सीधा और तुरंत असर कैसे डाल सकता है। 10:12। लड़ाई अब केवल और ड्रोनों के बारे में नहीं थी, यह तेल के बैरलों, सप्लाई चेन और पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की स्थिरता के बारे में थी। मिसाइल हमलों और हवाई बमबारी की सुर्खियों के बीच ईरान की सीमाओं के भीतर एक शांत लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण युद्ध चल रहा था, जिसे इजरायल की मशहूर इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने अंजाम दिया था। यह एक शैडो वॉर थी जिसमें अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और क्लासिक जासूसी का मेल था। बड़े पैमाने पर मिलिट्री ऑपरेशन पर पूरी तरह निर्भर रहने की बजाय मोसाद ने ईरान के महत्वपूर्ण मिलिट्री एसेट के खिलाफ सटीक हमले करने के लिए छोटे फुर्तीले ड्रोन तैनात किए। यह तरीका अनोखा था क्योंकि यह जबरदस्त बल के बारे में नहीं था, बल्कि सटीकता, इंटेलिजेंस और सरप्राइज एलिमेंट के बारे में था, जिसे ईरान की युद्ध मशीन को अंदर से बाधित करने और खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया था। इन ड्रोन ऑपरेशन के लक्ष्य हाई वैल्यू इंटेलिजेंस के आधार पर सावधानी से चुने गए थे। इनमें मोबाइल मिसाइल लॉन्चर शामिल थे, जिन्हें इजरायल पर हमलों की दूसरी लहर के लिए तैयार किया जा रहा था। साथ ही ईरान के हवाई रक्षा प्रणालियां के महत्वपूर्ण घटक भी शामिल थे। इन एसेट को इस्तेमाल होने से पहले ही खत्म करके मोसाद ने कम से कम नुकसान के साथ और बड़े पैमाने पर बमबारी के राजनीतिक नतीजों के बिना खतरों को प्रभावी ढंग से बेअसर कर दिया। इस स्ट्रेटेजी के लिए इंटेलिजेंस जुटाने के एक असाधारण स्तर की जरूरत थी, जिसमें जमीन पर मानव एसिड, सैटेलाइट इमेज और परिष्कृत सिग्नल इंटेलिजेंस शामिल होने की संभावना थी, ताकि इन मोबाइल और अच्छी तरह से छिपे हुए लक्ष्यों को वास्तविक समय में पता लगाया जा सके और ट्रैक किया जा सके। छोटे ड्रोन का इस्तेमाल आधुनिक युद्ध में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतिनिधित्व करता था। ये बड़े ऊंचे उड़ान भरने वाले प्रेडेटर या रीपर नहीं थे, जिन्हें अक्सर मिलिट्री ऑन से जोड़ा जाता है। इसके बजाय वे संभवतः छोटे पता लगाने में मुश्किल डिवाइस थे, जिन्हें शायद ईरान के अंदर से ही गुप्त ऑपरेटरों द्वारा लॉन्च किया गया था। इस रणनीति ने मोसाद को ईरान की दुर्जे स्तरित हवाई रक्षा प्रणालियां को बाईपास करने की अनुमति दी, जिन्हें मुख्य रूप से फाइटर जेट्स और बड़ी मिसाइलों जैसे खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन ऑन परीक्षणों की सफलता ने असीमित युद्ध के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया, जहां एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड लेकिन छोटी शक्ति एक बड़ी ज्यादा पारंपरिक मिलिट्री को सटीकता और सरलता के साथ उसकी कमजोरियों का फायदा उठाकर प्रभावी ढंग से चुनौती दे सकती है। ये ड्रोन अभियान एकीकृत इंटेलिजेंस और आक्रामक कार्रवाई का एक मास्टरपीस था। इसने जमीन पर जानकारी इकट्ठा करने वाले जासूसों और ऑपरेटरों के बीच एक सहज संबंध दिखाया, जो शायद हजारों मील दूर थे, जो हमलों को अंजाम दे रहे थे। ईरानी मिलिट्री प्रतिष्ठान पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव शायद गहरा था। ये जानकारी कि इजराइल इंटेलिजेंस उनके क्षेत्र में गहराई तक पहुंच सकती है और इतनी सटीकता के साथ अपनी सबसे मूल्यवान एसेट को खत्म कर सकती है, ने शक और अविश्वास पैदा किया होगा। यह एक साफ संदेश था कि कोई भी जगह सुरक्षित नहीं थी और इजराइल की पहुंच लंबी थी, जिससे इस नए टेक्नोलॉजिकली ड्राइवन शैडो वॉर में पूरा देश एक संभावित युद्ध का मैदान बन गया था, जबकि यह संघर्ष सीधे तौर पर ईरान और इजराइल के बीच था। संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा खिलाड़ी था जिसका प्रभाव हर स्टेज पर महसूस किया गया। भले ही वह ज्यादातर छिपा हुआ था, वाशिंगटन की भूमिका एक नाजुक संतुलन का काम थी, अपने मुख्य सहयोगी इजरायल को मजबूत समर्थन प्रदान करना और साथ ही संघर्ष को एक पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध में बदलने से रोकने की कोशिश करना, जो अमेरिकी सेना को इसमें खींच सकता था। सैन्य सहायता और डिप्लोमैटिक संयम का यह जटिल नृत्य पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। सार्वजनिक रूप से ट्रंप प्रशासन ने शांत रहने की अपील की, लेकिन पर्दे के पीछे अमेरिकी मिलिट्री और इंटेलिजेंस सपोर्ट इजरायल के ऑपरेशन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण था। यह तथ्य तेहरान से छिपा नहीं था। मिलिट्री बहुत व्यापक था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजरायल के आयरन डोम और डेविड स्लिंग एंटी मिसाइल सिस्टम के लिए अतिरिक्त बैटरी की डिलीवरी तेजी से की, जो ईरानी मिसाइल हमले के खिलाफ बचाव के लिए महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा ऑपरेशन राइजिंग लाइन में इस्तेमाल किए गए एडवांस F-35 फाइटर जेट अमेरिकी निर्मित हैं और उनका प्रभावी उपयोग अमेरिकी टेक्नोलॉजी और शायद कुछ हद तक लॉजिस्टिकल या इंटेलिजेंस सपोर्ट पर निर्भर करता था। AP न्यूज की रिपोर्टों के अनुसार ट्रंप प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण क्षण में इजरायल की एक ज्यादा आक्रामक योजना को वीटो करने के लिए हस्तक्षेप भी किया था,
जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या भी शामिल हो सकती थी। यह डरते हुए कि ऐसा कार्य एक अनियंत्रित पूर्ण युद्ध की गारंटी देगा। डिप्लोमैटिक मोर्चे पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने G7 और संयुक्त राष्ट्र जैसे चैनलों के माध्यम से संघर्ष को कम करने के लिए सहमति बनाने का काम किया। अमेरिकी राजनयिकों ने यूरोपीय सहयोगियों और प्रमुख अरब राज्यों के साथ जोरदार पर्दे के पीछे बातचीत की। उनसे ईरान पर अपना प्रभाव डालने का आग्रह किया है। हालांकि इजराइल के लिए अमेरिका के अटूट समर्थन से ये डिप्लोमैटिक प्रयास जटिल हो गया था। ईरानी विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा कि इजराइल ऑन वाशिंगटन से हरी झंडी और सीधे समर्थन के बिना असंभव होता, एक दावा जो हालांकि राजनीतिक प्रभाव के लिए शायद अतिरंजित था, उसमें सच्चाई का एक अंश था। इस धारणा ने संयुक्त राज्य अमेरिका को कई देशों की नजर में एक तटस्थ मध्यस्थ के बजाय संघर्ष का एक पक्ष बना दिया है। आखिरकार अमेरिका की भूमिका ने इजरायल के साथ गहरे गठबंधन और एक बड़े युद्ध को रोकने की रणनीति अनिवार्यता को उजागर किया, जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट को अस्थिर कर सकता था और क्षेत्र में तैनात अमेरिकी गर्मियों को खतरे में डाल सकता था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने महत्वपूर्ण साइबर इंटेलिजेंस सपोर्ट भी प्रदान किया, जिसमें NSA और CIA जैसी एजेंसियां मोसाद के साथ जानकारी साझा कर रही थी, ताकि ईरान के कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क में कमजोरियों की पहचान की जा सके। इस सहायता, जिसमें ड्रोन, जूम टेक्नोलॉजी और AI आधारित मिसाइल मार्गदर्शन में अंतर्दृष्टि शामिल थी, ने इजरायल को गुणात्मक बढ़त बनाए रखने की अनुमति दी। संयुक्त राज्य अमेरिका शतरंज का एक हाईस्टेक गेम खेल रहा था। युद्ध के मैदान और डिप्लोमैटिक टेबल दोनों पर चल रहा था। ईरान को मात देने की कोशिश कर रहा था। बिना पूरे बोर्ड को गिराए ईरान इजरायल संघर्ष की लहरें मिडिल ईस्ट से कहीं आगे तक फैल गई, जिससे पाकिस्तान और भारत जैसी बड़ी एशियाई शक्तियां को एक खतरनाक भू राजनीतिक परिदृश्य में चलना पड़ा। पाकिस्तान धार्मिक एकजुटता और ईरान के साथ बढ़ती रणनीति साझेदारी से बंधा हुआ। अपने जवाब में तेज और स्पष्ट था। इस्लामाबाद ने इजरायल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन की कड़ी निंदा की, इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन और क्षेत्रीय शांति और संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा बताया। इस आधिकारिक रुख को सार्वजनिक भावना ने भी मजबूत किया, जो फिलिस्तीनी मुद्दे पर पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही स्थिति और इजरायली आक्रामकता के खिलाफ मुस्लिम बहुसंख्यक देशों के साथ उसके गठबंधन को दर्शाता है। पाकिस्तान की स्थिति ईरान के एक अजीब और विवादास्पद दावे से और जटिल हो गई। संघर्ष के दौरान तेहरान ने सुझाव दिया कि उसने अपने जवाबी हमलों में पाकिस्तानी निर्मित शाहीन 3 मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, एक दावा जिसे इस्लामाबाद ने जोरदार ढंग से खारिज कर दिया था। यह आरोप, चाहे सच हो या नहीं, ने पाकिस्तान को एक अजीब स्थिति में डाल दिया, जिससे उसे प्रत्यक्ष सैन्य भागीदारी से सार्वजनिक रूप से खुद को दूर रखना पड़ा और साथ ही ईरान के लिए अपना डिप्लोमैटिक समर्थन बनाए रखना पड़ा। आर्थिक रूप से इस संघर्ष ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। ग्लोबल तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने उसकी चल रही आर्थिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया, जिससे उसकी मुद्रा पर भारी दबाव पड़ा और महंगाई बढ़ी, जो एक ऐसी सरकार के लिए मुश्किल स्थिति थी जो पहले से ही वित्तीय अस्थिरता से जूझ रही थी। पाकिस्तान की रणनीति एक पतली रेखा पर चलने की थी, ईरान को मजबूत डिप्लोमैटिक और नैतिक समर्थन देना, लेकिन किसी भी तरह के प्रत्यक्ष उलझाव से बचना। इसके विपरीत भारत ने एक अधिक नापातुला और सतर्क दृष्टिकोण अपनाया, जो उसकी जटिल और सावधानी से संतुलित विदेश नीति को दर्शाता है। नई दिल्ली ने इजरायल रक्षा टेक्नोलॉजी का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता और ईरान एक ऐतिहासिक भागीदार और चाबहार बंदरगाह के माध्यम से मध्य एशिया का महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार दोनों के साथ मजबूत रणनीति साझेदारी विकसित की है। नतीजतन भारत का प्राथमिक ध्यान तनाव कम करने और अपने नागरिक की सुरक्षा पर था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने आप तुरंत भारतीय छात्रों और ईरान में रहने वाले प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रोटोकॉल सक्रिय किए, हेल्पलाइन नंबर जारी किए और संभावित निकासी की तैयारी की। यह व्यावहारिक नागरिक प्रथम दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संकटों के दौरान भारतीय कूटनीति की एक पहचान बन गया है। डिप्लोमैटिक रूप से भारत ने दोनों पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया, मुद्दों को शांतिपूर्वक हल करने के लिए बातचीत पर लौटने का आग्रह किया।
महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने शंघाई सहयोग संगठन जैसे बहुपक्षीय मंचों पर किसी भी इजरायल विरोधी बयान में शामिल होने से परहेज किया, जिससे उसकी तटस्थ और संतुलित स्थिति बनी रही। पर्दे के पीछे भारत आर्थिक गिरावट, विशेष रूप से तेल की बढ़ती कीमतों के उसकी ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे जैसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों में संभावित व्यवधान के बारे में चिंतित था। भारत का जवाब है अब रणनीति संतुलन में एक मास्टर क्लास था जो अपने राष्ट्रीय हितों, अपने लोगों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता देता था, जबकि अपने दो महत्वपूर्ण भागीदारों के बीच संघर्ष में पक्ष लेने से सावधानी पूर्वक बचता था।